नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तस्वीर कानपुर की आपको दिखाते हैं, जहां पर वाटर कूलर से ठंडा पानी पहले लेने के विवाद में दो महिलाएं सड़क पर ही भिड़ गईं। महिलाओं ने मौके पर पहुंची पुलिस की बात नहीं मानी और जमकर बवाल काटा। पुलिस ने बवाल कर रही महिलाओं पर लाठियां चलाईं, तब जाकर किसी तरीके से मामला शांत हुआ। तस्वीर देखिए, वाटर कूलर से पहले पानी लेने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। दो महिलाएं सड़क पर भिड़ गईं। उसके बाद पुलिस को मौके पर आना पड़ा, तब जाकर कहीं मामला काबू में आया। कानपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दो महिलाएं आपस में भिड़ गईं। वाटर कूलर से पानी लेने का मामला था। जानकारी के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, पुलिस को लाठी तक चलानी पड़ गई, तब जाकर ये बवाल काबू में आया। और देखिए किस तरीके से तमाशा हो रहा है। एक महिला सड़क पर लेट गई जब उसको ले जाने की कोशिश हुई, और काफी देर तक यहां पर हंगामा चलता रहा। तो पानी को लेकर विवाद हुआ, और आप अंदाजा लगाइए कि गर्मी अभी ठीक से पड़ भी नहीं रही है, और पानी को लेकर जो हंगामा हुआ, देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। जमकर मारपीट हुई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर पहले समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात से बात नहीं बनी तो फिर थोड़ी बहुत लाठियां भी भांजनी पड़ी, तब जाकर कहीं हंगामा काबू में हुआ। और कन्नौज से भी ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामूली विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडे और पथराव का वीडियो अब वायरल हो रहा है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के खरौली गांव की ये घटना है। तो यहां पर भी मामूली विवाद हुआ था, बात बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र खरौली गांव में बात इतनी बिगड़ गई कि फिर काफी देर तक हंगामा चलता रहा, लाठियां चलती रहीं, और अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पहले कानपुर की तस्वीरें आपने देखी, अब कन्नौज की तस्वीर देखिए। इस तरीके से कानून की भी धज्जियां उड़ रही हैं और लॉकडाउन की भी। और इस वक्त की अहम खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी ने लोक भवन में महत्वपूर्ण बैठक की। हरियाणा से श्रमिकों को वापस लाए। सरकार हर राज्य सरकार से बात कर रही है और लोगों को चरणबद्ध तरीके से लाने पर बातचीत हुई है। किसी को पैदल चलने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद ये बात ट्वीट करके अपील की। दिल्ली से 4 लाख से ज्यादा लोगों को लाना है। राजस्थान से 11,500 छात्राएं हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही बॉर्डर पर आ सकेंगे, और एमपी से बसें आना शुरू हो गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति को, हर प्रवासी श्रमिक को, हर कामगार को सुरक्षित प्रदेश सरकार लाने की व्यवस्था कर रही है। मुख्य सचिव और गृह विभाग सभी प्रदेश सरकारों से वार्ता करके एक एक प्रदेश के लोगों को लाने की चरणबद्ध योजना आयोजित कर रहा है। जिस प्रकार हरियाणा राज्य से हमारे प्रदेश में लगभग 12,000 से अधिक श्रमिक आए, एक एक श्रमिक का डेटाबेस तैयार हुआ, उसका नाम, पता, उसका मोबाइल नंबर, उसका गृह जनपद, किस क्वारंटाइन कैंप से वो चला है हरियाणा से। और हरियाणा ने एक अच्छी चीज़ की, उन्होंने उनका आधार नंबर भी डाल दिया था। तो बहुत ही अच्छा डेटाबेस, परमानेंट डेटाबेस हमारे कामगार भाइयों का, हमारे श्रमिकों का बन गया। आज मध्य प्रदेश से बसें आना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश से लगभग 3,000 से अधिक लोग आज आएंगे।
100 बसें मध्य प्रदेश की हमारे प्रदेश में चल चुकी है और 40 बसें हमारे प्रदेश से जो मध्य प्रदेश के कामगार और श्रमिक थे वो मध्य प्रदेश आज भेजे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले चरण में आदेश दिया है कि गुजरात से जो लोग हैं उनको भी, अगर सूची गुजरात की बन जाती है श्रमिकों की, हमारे कामगारों की, तो उनके गुजरात से लाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश ये दिया है कि नोएडा और दिल्ली और साथ साथ अलीगढ़ इन जगहों पर यदि हमारे छात्र कहीं अटके हैं तो अब उनको भी घर भेजने की व्यवस्था कर दी जाए। एक्टिव इन्फेक्शन यूपी में अब 1651 है, 1651, मात्र 1651। जो कुछ मरीजों की मृत्यु हुई है वो है 39। डिस्चार्ज मरीज जो हैं, जो घर जा चुके हैं स्वस्थ होने के बाद, 513 है। पूल टेस्टिंग कल 520 पूल हुए हैं टेस्टिंग, जिसमें 2252 सैंपल टेस्ट हुए हैं और पूल टेस्टिंग में केवल 14 टेस्ट जो है पूल टेस्टिंग पॉजिटिव आई है। कुल भेजे गए सैंपल 3823 कल सैंपल इतने भेजे गए, लेकिन टेस्ट किए गए सैंपल 4795 है। 60 जनपदों में संक्रमण आए हैं, लेकिन इन 60 जनपदों में से 6 जनपद ऐसे जहां एक्टिव इन्फेक्शन अब नहीं है, यानी केवल 54 जनपदों में एक्टिव इन्फेक्शन है। जो हमारे संक्रमित मरीज हैं उसमें से 77.5% पुरुष हैं और महिला 22.5% है। और ग्रेटर नोएडा में एम्बुलेंस कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने डिस्चार्ज मरीज को रास्ते में छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि शख्स टीबी की बीमारी से ग्रसित था और दादरी के जीटी रोड पर पड़ा था, जिसे आज ही राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान से डिस्चार्ज किया गया था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीड़ित की जांच कर हॉस्पिटल भेजा। और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों पर कोरोना ने बुरी मार की है। पेंशन का गुजारा करने वाले बुजुर्गों की और भी शामत आई है। ऐसा एक भावुक नजारा कानपुर में देखने को मिला, जहां एक बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए हाथ ठेला पर लादकर पहले बैंक ले जाना पड़ा और फिर उसके बाद अकाउंट से जो पैसे हैं वो पेंशन के, वो रकम निकाली गई, तब जाकर कहीं दवा का इंतजाम हो पाया। तो ये भी एक बेबसी है कि अगर अस्पताल जाना हो या बैंक जाना हो तो हालात ये हो गए हैं कि लोगों को ठेले पर लिटाकर ले जाना पड़ रहा है। और बरेली के श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर इलाज कराने आई उत्तराखंड की महिला का कोरोना का सैंपल नहीं लिया गया और उसको ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कर दिया गया, जहां पर उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसके बाद एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। और गौतम बुद्ध नगर में लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन लोगों को मेडिकल स्टाफ को पीपीई किट बांट रहा है। हालांकि पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने चाइल्ड पीजीआई हॉस्पिटल में सभी सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट बांटा। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने कहा कि कोरोना योद्धा बेहद पुनीत कार्य कर रहे हैं। पुलिस लगातार लॉकडाउन का पालन करा रही है, साथ ही लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। हॉस्पिटल की जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है उसको सुनिश्चित करते हैं। आज इनको पीपीई सूट्स और वाइजर दिए गए हैं और साथ ही ये भी व्यवस्था की जा रही है कि भविष्य में भी लगातार इनके पास इस तरह की सुविधा उपलब्ध रहे, जिससे ये अपना कार्य जो कर रहे हैं, बहुत ही पुनीत कार्य जो कर रहे हैं, इसको पूर्ण निष्ठा से ऐसी करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 15 मई तक जमा किए जा सकेंगे बिजली के बिल। तो 15 मई तक बिल चुकाने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेट चार्ज नहीं लगेगा। 1 मार्च से 30 अप्रैल तक के बिल 15 मई तक भरे जा सकेंगे। और किसान किस्त योजना को 31 मई तक बढ़ाया गया है। कृषि नलकूपों का बकाया 31 मई तक बढ़ा दिया गया। 31 जनवरी 2020 तक का ब्याज भी माफ किया गया है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, और बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। और राहत यह है कि 15 मई तक बिजली के बिल जमा किए जा सकते हैं। 1 मार्च से 30 अप्रैल तक के जो बिल हैं वो 15 मई तक भरे जा सकेंगे। उसमें कोई लेट फीस नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई ब्याज नहीं लगेगा। और किसान किस्त योजना को 31 मई तक बढ़ाया गया है। कृषि नलकूपों का बकाया भी 31 मई तक बढ़ा दिया गया। 31 जनवरी 2020 तक ब्याज भी माफ किया गया है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या क्या ये फैसले ऐसे हुए हैं जिसमें उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की बात की है कि विद्युत एक तो बिल जमा करने के लिए 15 मई तक की एक म्याद बढ़ा दी है, यानी 15 मई तक बिल जमा हो सकते हैं। यानी किसानों के लिए भी एक आसान व्यवस्था शुरू की है कि किसान जो है आसान किस्त योजना के तहत ये 31 मई तक अपना जो बकाया बिल है उसको जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, अगर ये कहा जाए कि लगातार जिस तरीके से किसानों को बेहतर इस संकट काल में उबारने की कोशिश कर रही है, वो किसानों के लिए मदद कर रही है, उसी कड़ी में ये माना जाएगा ये फैसला। और उसके साथ ही 15 मई तक कोई, अगर आप लेट हो जाते हैं तो कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना होगा, कोई भुगतान नहीं देना होगा, कोई जुर्माना नहीं लगेगा। तो इस तरीके के फैसले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लिया है और इसमें राहत किसानों के लिए भी दी गई है। जी शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो कई राहत हैं, किसान किस्त योजना में भी राहत, बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत मिली है और पानी को लेकर भी राहत मिली है। वहीं जालौन के जिलाधिकारी का बेतुका फरमान सामने आया। जिलाधिकारी ने रेड जोन एरिया में रहने वालों को हेल्पलाइन पर फोन करके राशन मांगने पर कम से कम 500 रुपए का राशन मांगने की अनिवार्यता कर दी है। इससे कम का राशन मांगने पर आपूर्ति नहीं की जाएगी। इसी तरह 200 रुपए फल के लिए और 100 रुपए सब्जियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब सवाल यह है कि गरीब तबका जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वो एक बार में 500 का राशन कहां से लेगा? 200 रुपए का फल वो कहां से लेगा? वहीं जिला कांग्रेस ने डीएम के इस आदेश को तुगलकी फरमान बताया है और इसका विरोध शुरू हो गया है। अगर राशन आपको लेना है तो 500 रुपए से अधिक का लेना होगा। अगर आपको फल लेना है तो 200 रुपए से अधिक का, सब्जी लेना है तो 100 रुपए से अधिक का। मेडिकल के क्षेत्र में अगर आपका है तो या तो आपके पास डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग कुछ नंबर यहीं से दिए जाएंगे। डॉक्टर जो हमारे टेली कंसल्टेशन में लगे होंगे वो आपसे बात करेंगे और उसके बाद जो है जो उचित वो निर्देश देंगे वही दवाई जो है आपको मुहैया कराई जाएगी। और अमरोहा में कोरोना से मौत का पहला मामला सामने आया है। 26 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने अमरोहा जिला अस्पताल को सूचना दी थी। अमरोहा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना संदिग्ध मानकर मुरादाबाद के निजी अस्पताल में बुजुर्ग महिला को भर्ती कराया था, जहां पर उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। इटावा के आइसोलेशन वार्ड से एक संदिग्ध कोरोना मरीज फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी अस्पताल की खिड़की तोड़कर फरार हुआ। बताया जा रहा है कि बकेवर कस्बे के रहने वाले गुलफाम को पुलिस ने अवैध गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके कोरोना संदिग्ध होने पर पुलिस ने उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया था। और इस वक्त बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां के बीएसए सूर्यकांत त्रिपाठी पर गाज गिरी है। बेसिक शिक्षा मंत्री के आदेश पर बीएसए को हटा दिया गया है। बस्ती के एडी बेसिक को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्कूलों की जानकारी बीएसए नहीं दे पाए। स्कूलों की सूची में गड़बड़ी पर सतीश द्विवेदी भड़क गए और उन पर गाज गिर गए। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या कुछ हुआ था कि फिर मंत्री जी इतने भड़के कि उनको छुट्टी कर दी? अभी देखिए, आज बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने प्रदेश भर के जो बीएसए हैं उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब वो सभी जिलों की जानकारी ले रहे थे तो उनको शॉक जैसी स्थिति तब हो गई, असहज स्थिति तब हो गई जब उन्हीं के गृह जनपद सिद्धार्थनगर के बीएसए डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जानकारियां नहीं दे पाए। जो भी सवाल मंत्री पूछते तो बीएसए जो है वो अपने क्लर्क को आगे कर देते। इस पर मंत्री बहुत भड़के। दूसरी चीज तब और बात खराब हुई जब मंत्री जी ने ये पूछा कि जिन स्कूलों की मरम्मत होनी है, जो बृहद मरम्मत होनी है, उन स्कूलों की सूची जो बननी है उसका आधार क्या है।
तो इस पर बीएसए ने यही बोला कि लोगों से बस जानकारी आती गई, उसके आधार पर सूची बना दी गई है। तो मंत्री ने उनको बताया, क्योंकि मंत्री का गृह जनपद, उन्होंने कहा कि मैंने खुद निरीक्षण किया है, लेकिन इन स्कूलों में जो छत है वहां से पानी टपकता है, उनका नाम इस सूची से क्यों गायब है, उनको मरम्मत क्यों नहीं कराई जा रही है। इस बात पर बीएसए के पास कोई जवाब नहीं था और इन्हीं चीजों पर नाराजगी जताते हुए बीएसए सूर्यकांत त्रिपाठी को हटाया गया है। बिल्कुल, तब शैलेश बीएसए साहब पहुंचे थे मीटिंग में, लेकिन तैयारी कुछ नहीं थी उनकी। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए उनकी तैयारी नहीं थी और हमने इस बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री से बात की तो उन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर के बीएसए के खिलाफ पहले भी इस तरह की शिकायतें आती रही हैं। बिल्कुल, और उसी का परिणाम आज उन्हें मिल रहा है। शुक्रिया शैलेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यूपी पुलिस में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी पुलिस के 28 जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं। एक सिपाही की रिपोर्ट आनी बाकी है। 5 जिलों की पुलिस कोरोना का शिकार है। यूपी पुलिस में पुलिस कोरोना सहायता यूनिट भी बनाई गई है ताकि जो पुलिसकर्मी हैं उनको कोरोना के संक्रमण में आने से बचाया जा सके। और लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी से परेशान होकर पलायन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से रिक्शा चलाकर कन्नौज पहुंचे 16 मजदूरों को पुलिस ने रोका है। 6 अलग अलग रिक्शों पर सवार होकर ये सभी दिल्ली से बिहार के लिए निकले थे। एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने रोका। पीड़ित रिक्शा चालकों के मुताबिक इनके आगे भुखमरी की नौबत आ गई थी, जिसकी वजह से ये लोग बिहार जाने के लिए निकले थे। और बहराइच के मेडिकल कॉलेज में तैनात सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन कर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी कमियों को उजागर किया। सफाई कर्मियों का कहना है कि वो जान जोखिम में डालकर आइसोलेशन वार्ड सहित कोरोना क्वारंटाइन वार्ड की सफाई करते हैं और इसके बावजूद उन्हें वायरस से बचने के लिए कोई भी पीपीई किट नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने सैलरी न दिए जाने का भी आरोप लगाया, जबकि अस्पताल प्रशासन आरोपों को गलत बता रहा है। लॉकडाउन के दौरान स्थानीय मजदूरों को रोजगार दिलाने की यूपी के सीएम की मुहिम अब रंग लाने लगी है। अंबेडकर नगर के टांडा तहसील में स्थानीय रोजगार मिलने से मजदूरों के चेहरे खुशी से खिले दिखे। मजदूरों को मनरेगा के तहत उन्हीं के गांव में रोजगार दिया गया है, जो शहर जाकर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे और लॉकडाउन में उनके सामने रोजी रोटी का संकट पड़ गया था। गाँव में इन ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिलने से इनमें खुशी है। और लॉकडाउन में प्रयागराज में फंसे स्टूडेंट्स को उनके घर वापस भेजे जाने का काम पूरा हो गया है। 3 दिनों में प्रयागराज से 15,000 से ज़्यादा छात्रों को यूपी के अलग अलग शहरों में भेजा गया। स्टूडेंट्स को उनके घर तक पहुंचाने के लिए 3 चरणों में रोडवेज की 509 बसों को लगाया गया था। डीएम के मुताबिक छात्रों के लिए अब कोई भी बस मुहैया नहीं कराई जाएगी। ज़्यादातर ज़रूरतमंद छात्र अपने घरों को वापस जा चुके हैं। जो कुछ लोग बचे हैं उन्हें अब लॉकडाउन खत्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के डीजी जेल आनंद कुमार गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में तकरीबन 40 अस्थायी जेल बनाई जा चुकी है और ये जेल जमातियों और उनके लिए बनाई गई जिन्होंने हाल फिलहाल में कुछ न कुछ आपराधिक घटना की है, जिसमें पुलिस पर हमला भी शामिल है। लॉकडाउन के दौरान कानून तोड़ने वाले अस्थायी जेल में रहेंगे। वहीं आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद के मुताबिक उनके जोन में हाथरस, कासगंज और एटा ये 3 जिले हैं। यहां पर स्थिति काफी बेहतर है। वहीं आगरा में नंबर बढ़ रहे हैं, ये जरूर चिंता की बात है। साथ ही जो नंबर बढ़ रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए ही संभव हुआ है। जोन अजय आनंद साहब सड़कों पर हैं। आपके जोन में सर 8 जिले आते हैं, तो पूरे जोनल वाइज सर किस तरीके से क्या स्थिति है सर? मेरा हाथरस कोरोना फ्री हो गया है, मतलब जो 21 दिन पहले आए थे उसके बाद से हाथरस में कोई नहीं आया है। कासगंज में 3 थे और वो भी मेडिकल इन्फेक्शन के थे। उसके बाद से कासगंज में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। एटा में ज़रूर 3 थे, वो भी मेडिकल इन्फेक्शन के थे। वो एटा में भी मात्र एक और आया, एक लड़की आई है कोरोना पॉजिटिव, उसके एरिया को भी हमने कंटेन कर लिया गया है।
तो हमारे तीन जनपद की स्थिति तो बहुत अच्छी है। मथुरा में भी अभी तक मात्र केवल 15 जिसमें 2 डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। साथ साथ जो आप आगरा की बात कर रहे हैं, जैसे 49 हॉटस्पॉट एरिया था, आज घट के 39 हो गया है। 10 हमारे ग्रीन जोन में भी आ गए हैं। जो आपका नंबर जरूर बढ़ रहे हैं आगरा में, ये कंसर्न की बात है, लेकिन जो नंबर बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या आप मानते हैं? जो नंबर बढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर उन्हीं हॉटस्पॉट एरियाज़ में बढ़ रहे हैं। आज भी मात्र केवल एक ऐसा व्यक्ति आया है जो अननोन सोर्स से अभी तक बता नहीं पा रहा है कि उसको कैसे ये कोरोना पॉजिटिव, मतलब किसके संपर्क में आया वो कहने। सवाल ये भी है कि सर जो पुलिस लॉकडाउन में बैकबोन की तरह है, रीढ़ की हड्डी की तरह है, और ऐसे में सर क्या कॉन्टेक्ट सर्विलांस क्या प्रॉपर हो पा रहा है? ये नंबर लगातार बढ़ रहा है, ये लगता तब तक लोग संक्रमित हो जाते हैं जब तक हम उसको ट्रेस कर पाते हैं। नहीं, देखिए ये जो नंबर बढ़ रहा है ये हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के चलते बढ़ रहा है। एक तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट उठाते हैं, उसके बाद फिर उनके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट को उठा के फिर जिसको होम क्वारंटाइन करना होम क्वारंटाइन कराते हैं, जिसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराते हैं, और पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी। जोन के जो एडीजी हैं अजय आनंद लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं और उनका कहना है कि वो लगातार इस बात को लेकर भी प्रयासरत हैं कि जो पुलिसकर्मियों में कोरोना फैल रहा है वो कोरोना न फैले, क्योंकि अगर पुलिसकर्मियों में बड़े स्तर पर संक्रमण फैला तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि आगरा इस समय सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और हाथरस में सेवा संस्थान की तरफ से स्थापित रोटी बैंक भूखों की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गरीबों और बेसहारा का पेट भरने के काम में ये संस्था करीब 4 साल से लगी हुई है और लॉकडाउन के दौरान रोजाना 500 भूखों को खाना खिलाने का काम कर रही है। रोटी बैंक में करीब 20 युवाओं की सेवा कार्य से जुड़ी हैं। रोटी बैंक से जुड़े लोगों की माने तो उन्हें मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी के गरीबों की सेवा करो और भूखों को भोजन कराओ वाली अपील से प्रेरणा मिली। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम।